Good morning. Welcome again on the YouTube channel of Asirvad Academy इसराना। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर से पहले हम कुछ एक नंबर्स के बारे में और स्टडी करते हैं। बहुत सारे नंबर आपने सुने होंगे जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर। एक बार सबको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ये सारे नंबर्स होते क्या है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। बहुत ही बेसिक बात है ये, क्लास 6 से या 5th से हम स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में बस एक चीज का डिफरेंस होता है। होल नंबर्स आर इंक्लूड जीरो। जीरो इज इंक्लूडेड इन होल नंबर्स बट नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। बस एक जीरो का डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोस। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स there are 3 types of integer: positive integer, negative integer और simple integer। positive integer हमने पढ़ा था positive integers। positive integers और natural number एक ही बात होती है। positive integer are also 1 2 3 4 and 5 and so on। these are called positive integers। उसके बाद negative integers। नेगेटिव इंटीजर्स आर जो नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर लाइक -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास एक नंबर और ऐसा बच गया जो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटीजर। सिंपल इंटीजर। सिंपल इंटीजर इज 0। Positive integer are natural number 1 2 3 4 5 and so on। Negative integer are those number who are negative and a number which is neither positive nor negative, that is simple integer is 0। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो इंटीजर में हमने 3 टाइप कर ली: नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सिंपल इंटीजर्स। उसके बाद हमने जो क्लास 9th में भी स्टडी किया था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स which are in the form of p by q, where p, q belongs to integer। p and q are integer। z से हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। एंड a condition is q not equal to 0। q 0 is not possible and p and q are integer। For example 1/2, 3/4, 6/7, these are all rational number। फिर हम एक बात वो सोचते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल होते हैं क्या? जैसे कि नेचुरल नंबर है 5, क्या ये भी रैशनल है? रैशनल नंबर मैंने कहा जो नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं। और एक कंडीशन हमें सबको पता है कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता सबका डिनोमिनेटर 1 तो होता है। तो 5/5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन थी रैशनल नंबर की p/q की फॉर्म में होना चाहिए। p और q ठीक है, p एंड q आर इंटीजर, दोनों इंटीजर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। q नॉट इक्वल टू 0, q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है। सो ऑल नेचुरल नंबर आर आल्सो रैशनल। एक क्वेश्चन और पुट होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इज 0 इज ए रैशनल नंबर? 0 इज रैशनल और नॉट? 0 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है? तो इसका आंसर है 0 इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। बिकॉज रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 0/1, 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 को 0/100 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसमें डिनोमिनेटर को 0 होने से मना किया गया है, न्यूमरेटर को 0 होने से मना नहीं किया गया। p/q में q नॉट इक्वल टू 0 है, p के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। p इज इंटीजर।
पी जो हमारा इंटीजर है, जीरो इंटीजर होता है, जीरो इज सिंपल इंटीजर, अभी हमने पढ़ा है। तो जीरो इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ये हमेशा याद रखना है। रैशनल के बाद नंबर हमने पढ़े थे इररेशनल। इररेशनल नंबर्स जो रैशनल नहीं होते हैं वो इररेशनल होते हैं। रैशनल कौन से होते हैं? रैशनल होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते वो इररेशनल होते हैं, जो कि हमने स्टडी किए थे। इररेशनल नंबर कौन से हैं? √2, √3, √5, √11 सो ऑन। यानी कि जो प्राइम नंबर का अंडर रूट होता है वो इररेशनल नंबर होते हैं, इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दीज आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। देन इन सब को जब हम कंबाइन कर देते हैं, रैशनल और इररेशनल में ये तीनों चीजें कंबाइन होकर जाती है, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, तीनों चीजें कंबाइन होकर रैशनल और इररेशनल में आती है। अब हमारा रियल नंबर क्या है? रियल नंबर रैशनल प्लस इररेशनल। रैशनल इररेशनल सारे नंबर जब एक ही जगह इंक्लूड हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो रैशनल रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द कॉम्बिनेशन ऑफ rational and irrational numbers are called real numbers. The combination of rational and irrational number are called real number. यानी कि जो रियल मीन्स हिंदी में वास्तविक, जो चीजें सारी वास्तविक है, रियल में है, उन सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद एक छोटी सी बात और देखो, हमने सिर्फ नेचुरल नंबर को पढ़ा। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5। अब होल नंबर जो है, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं, उससे एक्स्ट्रा और हमारे पास एक है 0। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद इंटीजर के अंदर होल नंबर इंक्लूड होते हैं, यानी कि नेचुरल में होल नंबर इंक्लूड हो गए, होल में इंटीजर, यानी कि इंटीजर में ये दोनों इंक्लूड हो गए, होल भी और नेचुरल नंबर। उसके बाद जो रैशनल नंबर है, दे आर इंक्लूडिंग इंटीजर्स। इंटीजर सारे रैशनल का होते हैं, बट इररेशनल रैशनल से अलग होते हैं। तो ये तीनों जो नेचुरल, होल और इंटीजर, ये तीनों ना लिख के सिर्फ हम अगर रैशनल नंबर लिखते हैं तो वो तीनों आ गए इसके अंदर, रैशनल के अंदर तीनों आ जाते हैं। उसके बाद इररेशनल अलग है इनसे, तो रैशनल और इररेशनल सिर्फ हम ये दो ही लिखने पड़े, क्योंकि इस रैशनल के अंदर नेचुरल, होल और इंटीजर तीनों आ गए, और ये इररेशनल अलग से है। तो नेचुरल, होल और इंटीजर, इन तीनों को मिला के एक ही वर्ड बोलना ठीक है, रैशनल और इररेशनल। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ऐसे सारे जो वास्तव में नंबर है सारे क्या है? रियल नंबर्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसे भी नंबर है क्या जो रियल नहीं है? यस, ऐसे भी नंबर है जो रियल नहीं है, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी कि रियल में नहीं, हम उनको इमेजिन करते हैं कि हाँ भाई वो है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, ये आप क्लास 11th में स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजिनरी नंबर्स को। बस जस्ट मैं बता देता हूँ कौन से नंबर इमेजिनरी होते हैं। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, हम हमेशा आपको मना करते हैं कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लिखना है। तो क्लास 10 तक हम कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं लिखते, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो आयोटा बन जाता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। और एक इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपने पढ़ा होगा, इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट ए रियल नंबर। इन्फिनिटी भी इमेजिनरी है, इसकी सिर्फ बातें होती है, इन्फिनिटी को किसी ने देखा नहीं है। तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, एंड जो रियल नंबर नहीं है उनको इमेजिनरी बोलेंगे, जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन वाला यानी आयोटा और इन्फिनिटी, दीज आर कॉल्ड, दीज आर इमेजिनरी नंबर्स।
नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो एचसीएफ फाइंड करने का है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड के जो एल्गोरिथम और लेमा है उनको पढ़ने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और लेमा क्या होता है। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जो स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन है, विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन होता है, उस तरीके को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ए वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। उसके बाद हम बार बार एक वर्ड सुनेंगे लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होती है जो प्रूव हो चुकी है, पहले ऑलरेडी प्रूव्ड है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है जिसका यूज हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमा। एल्गोरिथम और लेमा हमने डिफरेंस सीखा। क्या है? एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है जिसको यूज करते हैं हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और लेमा होता है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, यूजिंग फॉर प्रूव अनदर स्टेटमेंट। किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इज कॉल्ड लेमा। उसके बाद हम यूक्लिड ने जो लेमा और एल्गोरिथम दिए हैं वो स्टडी करते हैं। यूक्लिड लेमा एंड यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा लिखा है तो ये स्टेटमेंट प्रूवन है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज फॉर गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers C and D such that यूनिक इंटीजर्स Q and R लिखते हैं, Q and R such that A is equal to BQ plus R and 0 less than equal to R less than B। ये बात सुनी लग रही है आपको, हमने ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बस इसको लिखने का थोड़ा तरीका बदल गया, इसलिए लिखा है ना इसको लेमा। लेमा ये प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से हमने बहुत पहले पढ़ लिया। कैसे पढ़ा हमने? देखो 18 को मैंने 5 से डिवाइड किया, ठीक है, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था। 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 3, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिखते थे, हम चेक करते थे कि हमारा क्वेश्चन सही आएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर ऐड कर देते थे, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, ठीक है। यानी मैं ऐसे लिखता था 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3, या दूसरे तरीके से हम ऐसे लिखते थे कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बात क्यों लिखते हैं? बस वही बात है, ये कोई नंबर ए है, ये नंबर कोई नंबर है हमारे पास ए, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं बी के साथ। मान लेते हैं क्यू हमारा क्वेश्चन आ गया, एक दो स्टेप के बाद आर हमारा रिमाइंडर हो जाता है। अब रिमाइंडर के ऊपर एक कंडीशन, या तो रिमाइंडर 0 होता है या फिर डिवीजर से छोटा होता है, तो इसलिए ये बात लिखी है यहाँ पे। मैं इसको डिविडेंड ए इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। डिवीजर क्या है? बी, बी मल्टीप्लाई क्वोशिएंट यानी कि क्यू, बी क्यू प्लस रिमाइंडर आर। आर के ऊपर कंडीशन है कि आर, ये इंपॉर्टेंट बात है,
आर या तो जीरो से बड़ा, रिमाइंडर नेगेटिव आता है, पॉजिटिव रिमाइंडर आता है हमारे पास, तो या तो रिमाइंडर जीरो है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखना, इक्वल टू साइन भी है, लेस देन इक्वल टू दोनों साइन है, तो या तो रिमाइंडर जीरो होगा या फिर डिवीजर से छोटा होगा। डिवीजर कौन है? बी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, तो उनके लिए हमेशा हमें ऐसे दो नंबर जरूर मिलेंगे क्यू और आर, और ध्यान रहे कि वो दोनों नंबर यूनिक होंगे। तो फॉर गिवन एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इनको हम होल नंबर ही बोलते हैं, होल नंबर ही आते हैं वैसे, बी और क्यू और जो आर है वो दोनों होल नंबर आते हैं। उसके बाद हम यूक्लिड, या क्लियर होगा बड़े अच्छे तरीके से, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे आराम से, वीडियो पॉज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम के बारे में भी आपको एक बात बताई गई थी। एल्गोरिथम सीरीज ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स की सीरीज होती है। तो ये जो यूक्लिड की एल्गोरिथम है ना, डिवीजन एल्गोरिथम, ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए की जाती है। दो नंबर्स का जब भी हम एचसीएफ या तीन नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं तो जब इसका यूज करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट क्या है, तो ये पहले लिख लेते हैं, यूज कब होती है, टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। वो नंबर में हमारा सपोज कर लेता हूं सी एंड डी, ठीक है। और उसके बाद एल्गोरिथम हम तो इसके स्टेप्स में बात करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा? स्टेप फर्स्ट, अभी अभी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है, उसमें लेमा में हमने ए और बी स्टेटमेंट लिखी थी, यहाँ सी और डी आते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? एल्गोरिथम में स्टेप्स आएंगे। पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट इज अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन सी एंड डी। सी और डी के ऊपर हम डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। डिवीजन लेमा कैसे अप्लाई होगा? ए और बी के ऊपर जब हमने अप्लाई किया था तो हमने लिखा था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां सपोज कर लेते हैं कि सी इज ग्रेटर देन डी, सी इज ग्रेटर देन डी, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। और आर के ऊपर क्या कंडीशन दी थी लेमा में? जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। बस क्या कंडीशन होगी यहाँ पे? जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी की जगह यहाँ क्या है? डी, बी की जगह पे है डी। अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि रिमाइंडर अगर स्टेप पे जीरो हो सकता है क्या? अगर रिमाइंडर जीरो है, इफ r इज इक्वल टू जीरो, हो सकता है ना यार रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाए, देन d इज HCF ऑफ c एंड d। अगर रिमाइंडर यहीं पे जीरो आ गया हमारा, तो इस केस में जो HCF फाइंड करने के लिए होती है पूरे एल्गोरिथम में, अगर रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही जीरो आ जाता है तो d क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों का, c और d का HCF। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फिर हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, आर जीरो नहीं है तो एक बात तो क्लियर है कि आर जो है वो डी से छोटा होगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज आर लेस देन डी। अगर जीरो है तो बात खत्म, जीरो नहीं है तो डी से तो छोटा है, बिकॉज डी वहां पे डिवीजन था हमारा। तो देन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही है। डिवीजन एल्गोरिथम ऑन डी एंड आर। तो फिर हम किसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे? डी और आर के ऊपर। तो हम कैसे लिखेंगे? डी इज इक्वल टू आर Q1 बोल देते हैं इसको, और कुछ जो भी रिमाइंडर आएगा उसको R1 बोल देंगे यहाँ पे। अब यहाँ क्या कंडीशन होगी? जो रिमाइंडर है R1 जीरो लेस देन इक्वल टू R1 लेस देन R। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब तक हम ये स्टेप फॉलो करते जाएंगे। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उस केस में जो हमारा डिवीजर होगा उसको हम बोल देंगे HCF। तो अगर यहाँ रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो HCF हमारा हो जाएगा R। अगर यहाँ भी रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो फिर हम स्टेप थर्ड में
आर और R1 के ऊपर डिविजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम क्वेश्चन से आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम इस टॉपिक पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो क्वेश्चन हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 से यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। दो नंबर हमारे पास, जैसा कि एल्गोरिथम में भी दो ही नंबर होते थे, लेमा में भी दो ही नंबर होते थे। आज से पहले हमने जब भी एचसीएफ फाइंड किया है वो हमने डिवीजन मेथड से फाइंड किया है। डिवीजन मेथड से हमने छोटी क्लासेस में एचसीएफ फाइंड करना सीख लिया था। बस उसी डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है, उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, वही डिवीजन एल्गोरिथम है। जैसे अगर मैं 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करता, यहाँ क्लियरली हमें पता है कि 225 इज ग्रेटर देन 135। डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं हम? 225 को डिवाइड करते हैं 135, ये 1 पे ही चलेगा। 135 माइनस करें तो 5 is 5 0, 12 9 एंड 0। अब हम फिर ऐसे करते थे कि जो डिवीजर है वो यहाँ डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो है वो डिवीजर बन जाएगा। ये भी साइड बन जाएगा, ये चलेगा 5 एंड 4। नेक्स्ट अब जो डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। ये यहाँ कंप्लीटली 45 टू जा 90, रिमाइंडर इज 0। अब ये जो हमने छोटी क्लास में सीखा था, ये फाइंड करना एचसीएफ इस तरीके से, इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। अब इसी डिवीजन मेथड को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। सिर्फ इतना याद रखो जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था, फर्स्ट स्टेप सिर्फ हमने यहां तक किया था। कैसे किया था? यहाँ डिविडेंड क्या हमारा 225, डिवीजर है 135, क्वोशिएंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 90। कैसे लिखते हैं हम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कैसे लिखते हैं? डिविडेंड is equal to divisor multiply quotient plus remainder। पुट करो डिविडेंड क्या फर्स्ट स्टेप में 225, डिवीजर क्या था वहां पे 135, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आया था 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 90। ठीक है, हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था कि अगर फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्वेश्चन वही कंप्लीट है, बट रिमाइंडर क्या है 90। यहां लिखेंगे सिंस r नॉट इक्वल टू 0, r हमारा क्या है 0 नहीं आया। तो स्टेप 2 में फिर हमने क्या किया 135 और 90 के ऊपर दोबारा अप्लाई किया, तो अब हमारा डिविडेंड बन गया 135। तो कैसे लिखेंगे 135 इज इक्वल टू डिवीजर इज 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 45। यहां पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लिखेंगे सिंस r नॉट, यहां पे भी 0 आ रहा, फिर थर्ड स्टेप पे चलेंगे और 90 और 45 पे अप्लाई करेंगे। तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहां रिमाइंडर आ गया 0, r इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? सिंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप पे जो हमारा डिवीजर होगा वो हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ क्या है, यहाँ पे डिवाइजर क्या है 45 है, तो क्या हो गया 45। ये जो वर्क है ये आपको रफ में करना है, क्योंकि अगर ये आपने करके दिखा दिया तो फिर क्वेश्चन पता चल जाएगा ना कि आपने डिवीजन मेथड से अप्लाई किया इसको एचसीएफ को। तो ये चीज आपको रफली करनी है, ये पूरा काम आपका रफ वर्क है। इसको देख के आपको इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम से अप्लाई हुआ है। और हर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार बता देंगे कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r के ऊपर क्या कंडीशन है लेस देन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट सेकंड। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? पार्ट थर्ड में है 867 is greater than 255. Apply Euclid division lemma on 867, 255। पहले हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं इसके। 255
शायद ये 2 जा 3 जा पे चेक करते हैं, 2 5 5 3 जा 765 3 जा माइनस करेंगे 7 minus 5 2 6 minus 6 0 1 रिमाइंडर इज नॉट 0। नेक्स्ट स्टेप 2 जा भी चेक करते हैं 102 2 जा 204 आ जाएगा 204 1 5 51 2 जा 100 रिमाइंडर इज 0। अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 867 is equal to 255 multiply 3 plus 102 since यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया r not equal to 0। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा डिविडेंड था 255 is equal to 102 into 2। अब रिमाइंडर यहाँ पे आता 51 since r not equal to 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर चलेंगे 102 is equal to 51 into 2 plus 0। यहाँ क्या आ गया hence r is equal to 0। so HCF of 867 and 255 is 51। अगर आप एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ये डिवाइड करके बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट लेमा अप्लाई करके सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म से ही निकाल सकते हो। अब मैंने दो पार्ट यहाँ सॉल्व कर दिए, पार्ट सेकंड बचा है। पार्ट सेकंड सिंपल है, इसको आप ये फर्स्ट स्टेप में इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको सीधा ही ऐसे 38220 196 जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 197 प्लस 0 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा HCF है वो 196 हो जाएगा। ओके उसके बाद एक दो एग्जांपल है वो आपको खुद ट्राई करने हैं। एग्जांपल सॉल्व है बुक में तो इसलिए मैं उनको करा नहीं रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।